जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू CDS विद सौरभ। आज के इस लेक्चर में वी विल कवर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। एक तो है बैकड्रॉप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, सो पॉलिटी विच मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ CDS एग्जाम। यहाँ से लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एंड एट द सेम टाइम एग्जामिनेशंस लाइक NDA और AFCAT, इन दोनों में भी यहाँ से सवाल आते हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के। राइट, सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। अब जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो पॉलिटी का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। इतनी बड़ी जनसंख्या है, लगभग 150 करोड़ की, तो आज भी अगर हमें अपने देश को अच्छे से चलाना है तो हमें एक रूल बुक चाहिए। उसी रूल बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। राइट, अब ये जो रूल बुक का जो खेल है ये कहाँ से शुरू होता है? तो लेट अस गो बैक टू 1600। ठीक है, जब अर्ली 17th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, वो आते हैं, आ करके उनको परमिशन मिलती है यहाँ पे ट्रेड इस्टेब्लिश करने का। ट्रेड इस्टेब्लिश हो जाता है। इस्टेब्लिश होने के बाद से लेकर के धीरे धीरे करके वो एक गवर्निंग बॉडी के तौर पे भी एक्ट करने लगते हैं एंड 1600 से लेकर के लगभग 1770 तक उनका जो वर्चस्व है वो इतना बढ़ जाता है कि अब वो लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। राइट, टिल 1770s दे वर डूइंग वॉट एवर दे वॉन्टेड टू डू राइट इन इंडिया। ना सिर्फ वो ट्रेड कर रहे थे, ना सिर्फ उनका ट्रेडिंग राइट्स पे मोनोपोली थी, बल्कि वो अलग अलग जगह पे लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। कहीं बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, कहीं बैटल ऑफ प्लासी हो रहा था, कहीं पे किसी राजा को हरा रहे थे, कहीं पे डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला अपना रहे थे। तो ये सब करते करते 1770s तक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब ब्रिटिश क्राउन को लगने लगा। ब्रिटिश क्राउन कौन है सर? ब्रिटिश क्राउन वो बॉडी है जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में भेजा था। राइट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने भेजा था। ठीक है, तो जब ये ब्रिटिश क्राउन को लगने लग गया कि भैया ये जो हमारी EEIC है ये थोड़ा सा हाथ से निकलती जा रही है, ये इन्होंने अपने ट्रेड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, मुनाफा बहुत कमा रहे हैं। हालांकि वो मुनाफा डायरेक्टली ब्रिटेन भी जाता था, लेकिन साथ में पॉलिटिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव करके, और ये किसी की सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा समझ में आता है, बहुत ज़्यादा डेट हो गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी जगहों से करप्शन के मुद्दे आने लग गए, तब जाकर के ब्रिटिश क्राउन ने लंदन से बैठे बैठे फिर वहाँ से एक नया रूल लेकर के आते हैं। तो पहली बार जो हमारी पॉलिटी को गवर्न करने वाला है या पॉलिटी को अफेक्ट करने वाला इनफैक्ट एक रूल आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1773। राइट, क्यों आया सर? क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानियां बढ़ गई थी। तो ब्रिटिश क्राउन को लगा कि भैया इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया। किस लिए? टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टू कंट्रोल द करप्शन इन इंडिया, जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हो रहा था। अब उस टाइम पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और क्या चीज़ें फेस करने को मिल रही थी? पहली चीज़ तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपनी के ऑफिशियल्स थे जो कि करप्शन प्रैक्टिसेस में और मैल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहता था कि अब कंपनी के अफेयर्स में उनका ज़्यादा कंट्रोल रहे एज कंपेयर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने कुछ प्रोविजंस जो है नए प्रोविजंस लेकर के आए। सबसे पहले इस एक्ट के आने से पहले, क्योंकि ब्रिटिशर्स कन्फाइंड थे, या ये कह सकते हैं कि एक जगह पे स्थित थे, वो जगह थी बंगाल, राइट, एंड कैपिटल वॉज कैलकटा या बेस वॉज कैलकटा। तो अब गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उस टाइम पे, उस पोस्ट को हटा करके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। राइट, पहली चीज तो ये यहाँ पे परिवर्तन आया। अब किसको बनाया गया सर गवर्नर जनरल? वैरेन हेस्टिंग नामक व्यक्ति था जो पहला गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले क्या थी पोस्ट सर? गवर्नर ऑफ बंगाल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर का हुआ करता था, उसको क्रिएट किया गया टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, ताकि उसके काम में असिस्ट कर पाए। 2 बड़ी प्रेसिडेंसीज और थी, एक बॉम्बे थी, एक मद्रास थी। इन दोनों को
बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया इन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी, यानी कि मद्रास भी बंगाल के अंदर आ गया और यहां पे बॉम्बे भी बंगाल के अंदर आ गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया कैलकाटा में 1774। कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनको अब रेवेन्यू और सिविल मिलिट्री अफेयर्स की जो रिपोर्टिंग है वो अब किसको करनी पड़ रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को करनी पड़ रही थी। ठीक है, उसके बाद ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। यहीं से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है इंडिया में, कि एक पूरे इंडिया में एक ऐसा कोई बॉडी होगी जो कि सबको गवर्न करेगी। इससे पहले बंगाल अलग चल रहा था, मुगल्स अलग चल रहे थे, बॉम्बे अलग चल रहा था, मद्रास अलग चल रहा था, फ्रेंच अलग थे, ब्रिटिशर्स अलग थे। स्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरविजन, तो यहां से शुरुआत होती है। हालांकि पार्लियामेंट यहां से स्टैब्लिश नहीं हुआ, बट इसका जो प्रिंसिपल है वो यहीं से शुरुआत होती है कि देश में एक रूल चलेगा। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ द नेक्स्ट वन वाज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके 11 साल के बाद विलियम पिट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट वेरी टाइम। अब ये पास किया गया था ताकि रेगुलेटिंग एक्ट को जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिमूव किया जा सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। अब रेगुलेटिंग एक्ट के साथ दिक्कत क्या थी सर? कि वो इफेक्टिव गवर्नेंस को प्रोड्यूस करने में या प्रोवाइड करने में फेल हो गया था। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे कंपनी ऑफिशियल्स और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के बीच में, क्योंकि कंपनी ऑफिशियल्स के हाथ से सत्ता छिन रही थी और ब्रिटिश अथॉरिटीज़ उसको ढील देना नहीं चाहते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि दो अलग अलग पार्टीज बनाई गई, या दो अलग अलग, इनफैक्ट नॉट पार्टीज बट दो अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए। एक वो ग्रुप जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करेगा और दूसरा वो जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ब्रिटेन में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों को अलग कर दिया। ठीक है, अब गवर्नर जनरल जो है उसके पास ग्रेटर अथॉरिटी थी कि जो सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी मद्रास और बॉम्बे उनके ऊपर रूल करने की। ठीक है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इट ऑब्टेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। ठीक है, तो डुअल कंट्रोल सिस्टम आया। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल अफेयर्स देखेगा, ये कंपनी के पास राइट थे, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, जो कि ब्रिटिश क्राउन के पास राइट थे। ठीक है, तो इससे क्राउन का जो कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो बढ़ जाता है। कब सर? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बाद। उसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट्स, राइट। सबसे पहला चार्टर एक्ट आता है सर 1793 में। अब इसके थ्रू क्या किया गया? गवर्नर जनरल के पावर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया। कमांडर इन चीफ कुड बिकम काउंसिल मेंबर। देन कंपनी के ट्रेड मोनोपोली जो है अभी भी कंटिन्यू थी। सैलरीज जो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो इंडियन रेवेन्यू से इनको पे की जाने लगी। एंड कंसोलिडेटेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ कंपनी के डोमिनेंस को ट्रेड में ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का लेखा जोखा था। अब चार्टर एक्ट कितने साल के लिए लाया गया था सर? 20 ईयर्स के लिए। हर एक चार्टर एक्ट जो लाया जाता था, ठीक है, क्योंकि 4 चार्टर एक्ट्स आए तो सब ये 20 साल के लिए लाए जाते थे। पहली बार जब आया तो 20 ईयर्स के लिए इसको लाया गया। जब 20 ईयर्स हो गए अभी भी बात नहीं बनी तो फिर से इसको रिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो दिस चार्टर एक्ट वॉज ब्रॉट फॉर 20 ईयर्स। अब 20 साल के बाद यानी 1813 में फिर से चार्टर एक्ट को रिव्यू करने की बारी आई। तो यहां से क्या हुआ? कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड के ऊपर उसको खत्म कर दिया गया कि भैया अब सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे ट्रेड नहीं करेगी, बाकी की बॉडीज को भी ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मोनोपोली ओवर टी ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना रिटेन्ड। अब टी जो है यानी कि हमारा चाय के बागान जो थे उनके ऊपर मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिशर्स की या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उस मोनोपोली को अभी भी बरकरार रखा गया और साथ में जो चाइना के साथ ये लोग ट्रेड कर रहे थे वहां पे भी अभी किसकी मोनोपोली थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। ठीक है, फिर क्रिश्चियन मिशनरीज की शुरुआत होती है यहां से 1813 के चार्टर एक्ट से। 1 लाख रुपए एनुअली इट वॉज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन। ट्रेड वॉज ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। अब यहां से ही शुरुआत होती है फ्री ट्रेड इन इंडिया की और साथ में वेस्टर्न एजुकेशन और मिशनरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की स्टार्टिंग भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से कर दी जाती है। अब इसके बाद अगेन 20 साल के लिए ये चार्टर एक्ट था। 20 साल के बाद फिर आते हैं, रिव्यू होता है 1833 में। अब 1833 में क्या हुआ कि एक की चेंज हुआ। अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो यहां पे क्या खेल खेला गया
कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से ये प्रतीत होता है या ये दिखता है कि भैया ये जो रूलर है ये सिर्फ बंगाल का है। बंगाल की टेरिटरी छोटी थी, मॉडर्न डे असम, वेस्ट बंगाल, देन बांग्लादेश, बिहार, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, बस इतना ही था, उड़ीसा का कुछ पार्ट। लेकिन अब ये चाहते थे कि पूरे इंडिया पे रूल करें, ठीक है, 1833 तक आते आते। तो इन्होंने क्या किया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह नई पोस्ट क्रिएट करी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पोस्ट पहली बार किसको मिली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी वो कंप्लीटली एंड हो गई एंड इट बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब कंपनी क्या रह गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे स्टैब्लिश हो गई। कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर एंडेड कंप्लीटली, ठीक है। अब इसी के साथ साथ क्या हुआ, देयर वाज सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे कंपनी के पास वो दे गॉट सेंट्रलाइज्ड। लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया अंडर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और इसी के बाद फिर मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का क्रिएशन होता है और कंपनी की कमर्शियल फंक्शंस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं 1833 में। अब अगेन ये 20 साल के लिए था चार्टर एक्ट, तो अब अगला आता है 1853 में। इसके अंदर क्या किया गया सर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो है वो सेपरेट कर दिए गए, ठीक। जो हमारा क्या था, ये एडमिनिस्ट्रेशन था इसके अंदर। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में इंडियंस के लिए भी रखा गया। चार्टर वॉज रिन्यूड विदाउट अ फिक्स टाइम पीरियड एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, 1854 में शुरू होता है, ठीक है, और मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट शुरू होता है 1853 में। नाउ इसके बाद क्या हुआ, 1853 से 1858 के बीच में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट इवेंट क्या था सर, दैट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक, 1857 का रिवोल्ट आ जाता है सर। अब 1857 के रिवोल्ट में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के साथ थ्रू आउट इंडिया अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लासेस ने, ग्रुप्स ने लड़ाई लड़ी। ऑल्दो ब्रिटिशर्स इसमें विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अब यहाँ से अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फेवर में काम नहीं किया, अपेरेंटली इंडिया के फेवर में कुछ फैसले नहीं लिए, तो दिक्कत हो सकती है, ये रिवॉल्ट दोबारा भी हो सकता है। सो दैट इज़ वाई व्हाट हैपेंड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 लाया जाता है, ठीक है। अब ये जो चार्टर था 20 साल के लिए, यानी 1873 में आना चाहिए था, अब ये चार्टर 20 साल की जगह 5 ही साल में ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 1773 से लेकर के कंपनी रूल आता है, ठीक है, इससे पहले भी कंपनी रूल था, ठीक। 1773 से लेकर के 1858 तक कंपनी प्लस क्राउन दोनों का रूल आता है, और 1858 के बियॉन्ड फिर क्या होता है, पूरी तरीके से क्राउन रूल आ जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा, जो चार्टर एक्ट तीनों आए, उन तीनों चारों चार्टर एक्ट में किसका रूल चल रहा था, कंपनी और क्राउन दोनों का रूल चल रहा था। 1773 तक तो कंपनी का ही था, उसके बाद कंपनी क्राउन दोनों का था, मिक्स था। अब 1858 में क्या हुआ, कंपनी का रूल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, अब आ जाता है क्राउन रूल, ठीक है। रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एबॉलिश्ड, गवर्नेंस का ट्रांसफर हो जाता है ब्रिटिश क्राउन को। अब एक नया ऑफिस क्रिएट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये नई ऑफिस क्रिएट की जाती है। काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। फिर गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको हटा दिया जाता है, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट जो है रिप्लेस हो जाता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया से, ठीक है। एंड थ्रू दिस लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। यहीं से क्राउन रूल की शुरुआत होती है, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बंद हो जाता है। तो 1858 में हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, राइट, क्लियर है। अब उसके बाद फिर कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, गांधी जी का बर्थ होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं अगले कुछ सालों तक। क्योंकि हम हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डीप में इस लेक्चर में नहीं पढ़ने वाले, हम पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वी विल डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। बीच में इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आया था, बट नाउ इंपॉर्टेंट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। अब 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले क्या बड़ी चीज़ हुई थी, 1905 में क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो आज की डेट में आपको बंगाल दिखता है, और साथ में
बांग्लादेश दिखता है, ये पहले के टाइम पे सिर्फ बंगाल के नाम से जाना जाता था। फिर हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को अलग किया गया। लेफ्ट साइड यानी कि वेस्ट में हिंदू मेजॉरिटीज जिसको वेस्ट बंगाल बोला गया, और राइट में यानी कि ईस्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी जिसको ईस्ट बंगाल बोला गया। आज़ादी से लेकर के, इनफैक्ट 1905 से लेकर के और आज़ादी तक इसका नाम ईस्ट बंगाल ही हुआ करता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान के हिस्से में आया तो इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और फिर 1971 में वापस से जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया तो उसका नाम बांग्लादेश हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1909 में, उससे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हो चुका था। ठीक है, एक और इवेंट हुआ था 1907 में, कांग्रेस का सेशन, सूरत स्प्लिट। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में काम आएगा। अब इसमें क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एनलार्ज किया जाता है, इंडियंस को इंक्लूड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आता है मुस्लिम के लिए। पहली बार ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट लाया जाता है कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, वो अपने खुद के नेता को चुन सकते हैं, ये आता है 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। ठीक है, यहीं से रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस भी इंक्रीज होता है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत होती है। कभी आपसे सवाल पूछा जाता है तो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड देन फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत होती है। राइट, क्लियर है सर? चलिए, तो दिस वाज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919। इसको बोला जाता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। राइट, अब यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमारे देश में लागू होती हैं। ठीक, सबसे पहले डायरकी को प्रोविंसेस में लागू किया जाता है। डायरकी यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, राइट, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और जो मुद्दे थे, जैसे आज की डेट में जो हमारे देश के मुद्दे होते हैं उनको हम तीन, या सब्जेक्ट्स होते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वैसे ही उस टाइम पे इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। राइट, तो रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। राइट, पहली बार। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर पे, फ्रेंचाइज को एक्सपैंड किया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन को लाया गया। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड इट इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? तो रिजर्व सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर था, लॉ एंड ऑर्डर। इसके अलावा फिनेंस, ये भी हमारे रिजर्व सब्जेक्ट्स में था। लैंड रेवेन्यू हो गया, ये भी आपका रिजर्व सब्जेक्ट्स में था। इरिगेशन हो गया। राइट, ऑल दीज सब्जेक्ट्स वर अंडर रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में क्या क्या थे? इसके अंदर एजुकेशन वॉज देयर, हेल्थ वॉज देयर, ठीक है, लोकल गवर्नेंस, राइट, इसके अलावा इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है। ठीक है, ये सब हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में था। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए गए। विमेन को पहली बार वोटिंग का राइट्स मिलता है। वुमेन गॉट वोटिंग राइट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पार्शियल वोटिंग राइट्स मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, राइट, क्लियर है सर? इसके साथ में एक और चीज यहां पे होती है कि जो इंडिया का हाई कमीशन है लंदन में, राइट, क्लियर, इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, उसको भी बनाने की हरी झंडी यहीं से मिलती है। ठीक है, राइट, क्लियर, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। हालांकि ये ऑफिशियली जो इनॉग्रेट हुआ था 1930 में हुआ था, ठीक है, लेकिन शुरुआत हो जाती है यहीं से। राइट, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब यहां पे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की जाती है सेंटर पे। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्टार्ट किया जाता है, प्रपोज किया जाता है। राइट, डायरकी को प्रोविंसेस में अब एबॉलिश कर दिया जाता है, यानी डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोविंसेस में नहीं रहेगी।
सेंटर में डायरकी को स्टार्ट करने की बात होती है, फेडरल कोड की शुरुआत होती है 1937 में, ठीक है, 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में शुरुआत होती है। 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट निकाली जाती हैं, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो आज की डेट में किससे रिप्लेस्ड है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड किया गया, जो कि दी गई थी 1919 में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्रिएट किया गया, इसका फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया आरबीआई एक्ट 1934 से, राइट। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर सोर्स बनता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फेडरल फीचर्स को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। इट ऑल्सो स्ट्रेंथेंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, ठीक है। यूपीएससी का एस्टैब्लिशमेंट होता है, राइट, क्लियर है। अच्छा, कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से लिया था? ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था, ठीक है। ये जो डायरकी को सेंटर पे लाने की बात की गई, इट एक्चुअली नेवर केम इनटू इफेक्ट, ये कभी भी इफेक्ट में आया ही नहीं, ठीक है। यूपीएस से एस्टैब्लिश कर दिया गया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज यहीं से होती है, जॉइंट सिटिंग को प्रमोट किया गया या जॉइंट सिटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। जॉइंट सिटिंग्स वर या जॉइंट सिटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, राइट, क्लियर है सर। दिस वाज डन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, इसी के तहत बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ इंडियन स्टेट्स में। बाई कैमरलिज्म को कुछ इंडियन स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया? सबसे पहले असम, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस का मतलब मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड, ये सब जो साथ में मिलके थे, ठीक है। सो दिस वाज डन थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर पिट्स इंडिया एक्ट, देन इंडियन काउंसिल्स एक्ट एंड देन अलग अलग चार्टर एक्ट एंड फाइनली हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, टिल 1935, राइट। अब आगे हम लोग बात करते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कैसे एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या बनाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी, इट वाज पुट फॉरवर्ड इन 1934। एम.एन. रॉय जो थे, ही मेड द फर्स्ट डिमांड। 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार इन्होंने प्रपोज किया और ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड पायनियर ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक आइडियाज, ठीक। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या डिमांड थी? इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, आईएनसी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल एक डिमांड रखी। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो ब्रिटिश चाहते थे कि हो 1935, और इसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया, तो उसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये डिमांड उतनी ज़्यादा आगे नहीं आ पाती है, ठीक है, लेकिन पहली बार डिमांड 1934 में होती है। फिर क्या होता है? 1940 में ऑगस्ट ऑफर आता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि वी आर स्टडिंग ओनली दोज पॉइंट्स जो कि हमारी पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आप अब अगर आप बोलोगे तो 1935 से या 34 से लेकर के 1940 के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन हम उनके बारे में अभी नहीं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर ऑगस्ट ऑफर आता है 1940 में, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऑफर देती है हमारे देश को, ठीक है। अनाउंस कौन करता है? लॉर्ड लिनलिथ को, अगस्त 1940 में, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 से 4। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गेन इंडियन सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, ठीक है, इंडिया का सपोर्ट गेन करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट, क्योंकि उस समय पे वॉर चल ही रहा था और इंडिया के सोल्जर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने ये चीज़ करने का सोचा। अब मेन प्रोविजंस क्या थे? सबसे पहला, एक्सपेंशन ऑफ द वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको एक्सपैंड किया जाएगा, इन्होंने ऐसा बोला। दूसरा, प्रॉमिस ऑफ अ बॉडी टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर, एक ये बात की गई। देन माइनॉरिटी कंसेंट कंसिडर्ड
एसेंशियल, माइनॉरिटी को भी यहाँ पे रखा जाएगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के प्रोसेस में। इंडियंस वुड पार्टिसिपेट मोर इन गवर्नेंस, ये भी बोला गया। ठीक है, अब इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था कि आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। ठीक है, ये सब ऑफर जो आए थे ये ब्रिटिशर्स की तरफ आए थे, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया सर? नो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज देयर। ठीक है, हमें क्या मिल रहा था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस ना मिलते हुए डोमिनियन स्टेटस मिल रहा था, जो कि वेग था अगेन। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट फुली सवर्न, हमें चाहिए थी सवर्न यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए था, लेकिन ये क्या दे रहे थे हमें पार्शियल इंडिपेंडेंस दे रहे थे, राइट, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन लीडरशिप एंड हेंस इट वॉज रिजेक्टेड। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑफिशियल ब्रिटिश एक्नॉलेजमेंट था कि इंडियंस जो है दे वुड फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन द फ्यूचर, ये यहीं से आता है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पहली बार बोला था हमारे अगस्त ऑफर के तहत कि इंडियंस जो है वो अपना क्या कर सकते हैं, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर। फिर आता है 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान। अब इसको भेजा जाता है मार्च 1942 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन है इसका हेड? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन इन वर्ल्ड वॉर टू, अगेन क्योंकि वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, 1944 तक चल रहा था। अब इसके अंदर फिर से प्रपोजल दिए गए अगस्त ऑफर से थोड़ा बढ़ करके। इंडिया वुड रिसीव डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वॉर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद से फ्रेम करेगी, यानी कि ये जो खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली जो मांग है वो लगभग मानी जा रही थी। प्रोविंसेस कुड ऑप्ट आउट ऑफ द इंडियन यूनियन। अब यहाँ पे एक ये थोड़ी सी वेग चीज़ थी कि इन्होंने जितने भी प्रोविंसेस थे, जितने भी अलग अलग छोटे छोटे राजा महाराजा के घराने थे, उन सबको ये ऑप्शन दे दिया था कि आप इंडियन यूनियन से ऑप्ट आउट कर सकते हो। ब्रिटिश वुड रिटेन डिफेंस कंट्रोल ड्यूरिंग द वॉर। अब ये क्यों फेल हुआ सर? क्योंकि कांग्रेस ने अपोज कर दिया। कांग्रेस ने क्यों अपोज किया? क्योंकि इमीडिएट सेल्फ गवर्नमेंट दे नहीं रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। राइट ऑफ प्रोविंसेस टू सेपरेट, ये भी गलत था, कांग्रेस चाहती थी कि सेपरेट ना हो। मुस्लिम लीग ने भी अपोज कर दिया था, और क्योंकि मुस्लिम लीग 1940 के अगस्त ऑफर के बाद इन्होंने जो टू नेशन थ्योरी है जिन्ना की, उसको हवा देनी शुरू कर दी थी। तो अब जो मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी वो ये चाहती थी कि हमें पाकिस्तान के क्रिएशन पे भी भाई क्लैरिटी दो कि इंडिया तो आज़ाद होगा लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा। ठीक है, इसके फेलियर की वजह से क्या हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो जाता है 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, राइट। अब फिर क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, अब ये जद्दोजहद चालू रहती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, राइट। इसके अंदर कैबिनेट मिशन प्लान में कैबिनेट मिशन के मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे। सबसे पहले लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, देन सर स्टैफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। 3 लोगों को इसका मेंबर बना दिया गया, और ये तीनों मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। ये तीनों लोग भारत का लेखा जोखा लेकर के यहाँ पे आए थे। आगे क्या होगा? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला, टू ट्रांसफर पावर पीसफुली, इंडिया को ट्रांसफर कर देंगे पावर, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू मेंटेन यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मेजर रिकमेंडेशंस क्या थे यहाँ पे? ये जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, देन इंडिया टू रिमेन अ यूनियन विथ लिमिटेड सेंट्रल पावर्स, प्रोविंसेस ग्रुप्ड इनटू सेक्शंस A, B, C, D एंड इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कुछ मंत्री, प्रधानमंत्री, डिफेंस मंत्री, ये सब बनाए जाएंगे। ठीक है, एंड एक्चुअली इट प्रोवाइडेड द एक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान से आता है, राइट। क्लियर है सर? नाउ व्हाट हैपेंड कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 389 मेंबर्स की थी। ठीक है, इसमें 292 मेंबर्स थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के। ये अनडिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसमें 292 लोग ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। ठीक, पार्टीशन के बाद क्या हुआ? 1947 में मेंबरशिप इंडिया के लिए कितनी रहकर रिड्यूस होकर के रह गई? 299। ठीक है, 299 मेंबर्स रह गए। ठीक है, राइट, एंड 70 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, क्लियर है? इसमें से 70 प्रिंसली स्टेट्स में थे। अब सीट्स वर एलोकेटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, रफली 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख पीपल। तो लगभग 300 के आसपास सीटें थी और 30 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन थी, राइट। चलिए, तो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट दैट वेरी टाइम।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस होने शुरू हुए, ठीक है, 1946 में। इलेक्शंस कब हुए? जुलाई अगस्त 1946, जुलाई एंड अगस्त 1946। इलेक्शन का मेथड क्या था सर? मेंबर्स वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, एंड इलेक्शन कंडक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स, ठीक है। तो यहां पे कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ, यानी जनता पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी इलेक्शन में, लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था उसके थ्रू अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो थे उनके द्वारा हमारा जो यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, वहां पे इलेक्शन होता है, ठीक, जो कि प्रोविंशियल थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। कहां से शुरुआत होती है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग होती है। कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे इस समय असेंबली में? 211 मेंबर्स थे, ठीक है, 211 मेंबर्स वर प्रेजेंट। मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग, उनका कहना था कि सेपरेट पाकिस्तान बनाओ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, क्योंकि शुरुआत में कोई प्रेसिडेंट था नहीं, तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया। फिर 11 दिसंबर, इसके 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी। बी.एन. राव वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली, ठीक है। तो क्योंकि अब ये बात होनी शुरू हो चुकी थी कि भैया हमें आज़ादी चाहिए, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी हम खुद से फॉर्मेशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करेंगे, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मिलना जरूरी था। तो 9 दिसंबर 1946 से शुरुआत होती है। अब उसके बाद 9 के बाद 11, अब 13 दिसंबर पे आ गए हम लोग 1946। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को रेज किया जाता है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। आज की डेट में जो हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पहले के टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया और इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था, ठीक है। तो 22 जनवरी को इसको फाइनली अडॉप्ट किया जाता है। मेन पर्पस क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का? कि यही डिसाइड कर रहा था कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में हम चाहते क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो इट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन, ठीक है। जितने भी भारी भारी वर्ड हैं, सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, फ्रेटर्निटी है, इक्वालिटी है, ठीक है, यूनिटी है, कुछ शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, कुछ बाद में लाए गए, तो ये सब कुछ हमारा प्रियम्बल का ही पार्ट है जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से आया है। फिर हमने जो नेशनल सिंबल्स हैं उनको कब कब अडॉप्ट किया सर? सबसे पहले नेशनल फ्लैग की बात करते हैं। 22 जुलाई 1947 डिज़ाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया। अशोक चक्र पहले इसमें नहीं था, स्पिनिंग व्हील हुआ करता था चरखा, बाद में अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया। नेशनल एंथम जनगण मन 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950 अगेन एंड रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, बोथ वर बंगालीज। फिर अब आता है इंटरिम गवर्नमेंट की बारी सर। जब देश आज़ाद होने से थोड़े दिनों पहले हमारे देश में इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, अंतरिम सरकार। तो जब भी एक जगह पे रिजाइम का चेंज होता है, एक टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से और नई लीडरशिप आती है, तो वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन का कोई लॉजिक नहीं है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। अब इट वॉज फॉर्म्ड बिफोर इंडिपेंडेंस एज अ टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि देश को अगर चलाना है तो कोई ना कोई तो लीडरशिप भी रहनी चाहिए ना, तो उसी लीडरशिप का नाम था इंटरिम गवर्नमेंट। कब फॉर्म हुआ? 2 सितंबर 1946। अब इस गवर्नमेंट का हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड ही फंक्शन लाइक द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। गवर्नर जनरल वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेबल इनिशियली, बाद में लॉर्ड माउंटबेटन बने वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर मेंबर्स कौन कौन थे इंटरिम गवर्नमेंट में? तो सबसे पहले होम अफेयर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्रीज जो थी वो किसके पास थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। एग्रीकल्चर एंड फूड वॉज विथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉमर्स मिनिस्ट्री इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़। एजुकेशन एंड आर्ट्स सी राजगोपालाचारी। डिफेंस बलदेव सिंह। हेल्थ मिनिस्ट्री गजनफर अली खान। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज जॉन मथाई। लेबर जगजीवन राम। फिनांस लियाकत अली खान। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी जैसे कि रेलवेज प्लस कॉमर्स, ये जो मिनिस्ट्रीज थी दिस वाज विथ आसफ अली,
ठीक है। पोस्ट्स और ईयर की अगर हम बात करें तो दिस वाज अब्दुल राब निश्तार, ठीक है, अब्दुल राब निश्तार। देन विल टॉक अबाउट द लॉ मिनिस्ट्री, इट वाज विथ जोगिंदरनाथ मंडल, जोगिंदरनाथ मंडल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, ये जो इब्राहिम जी थे ये मुस्लिम लीग से थे, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जी ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। चलिए, अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसी टाइम पे शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ नेशन की। कॉमनवेल्थ नेशंस की जो शुरुआत है मई 1946 में होती है। ये वो नेशंस थे जो किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट थे, ठीक है। चलिए, अब मेजर अगर हम कमिटीज़ की बात करें, क्योंकि उस समय पे बहुत सारी कमिटीज़ भी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। ये तीनों जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। सरदार पटेल जी के पास प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट थी। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम बात करते हैं, जो कि 29 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश हुई थी, इसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, ठीक है। अब इसके अंदर और कौन कौन मेंबर्स थे? N. गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, देन अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, T.T. कृष्णमाचारी, ठीक है। पहले D.P. केतान थे, उनकी जगह पे T.T. कृष्णमाचारी जी आए। देन N. माधव राव, जो कि पहले B.L. मिट्टर जी थे, उनकी जगह पे ये आए। उसके बाद डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एंड देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ये 7 मेंबर्स थे जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के पार्ट थे, राइट। उसके बाद अगर हम इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट की बात करते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन की बनने की शुरुआत हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946, ठीक है। पहली जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, वो कब हुई सर? फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, राइट। उसके बाद 11 डिफरेंट सेशंस होते हैं, ठीक है, लगभग 3 साल के टाइम में, पौने 3 साल के टाइम पे 11 सेशंस हैं। 2 ईयर्स, यहाँ पे नीचे इनफैक्ट दिया हुआ है, 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज का टोटल टाइम फ्रेम था। 64 लाख रुपए का पैसा खर्चा हुआ, ठीक है। लगभग 141 डेज ऐसे थे जिसमें मीटिंग्स हुई, ठीक है, मेंबर्स आपस में बैठे साथ में, राइट। लगभग 2000 के आसपास अमेंडमेंट्स हुए, 2000 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को लिख करके मिटाया गया या फाड़ा गया या अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। तो अडॉप्ट फाइनली कब होता है? 26 नवंबर 1949। इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर नेशनल लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है, राइट। अब 26 जनवरी के बाद, उसके बाद 26 नवंबर के बाद 26 जनवरी 1950 को हमने इसको क्या कर दिया? इनैक्ट कर दिया, यानी उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो गया, ठीक है। 26 जनवरी को हमने क्यों चूज किया? क्योंकि यही वो दिन था जो कि हमारे देश के लिए पूर्ण स्वराज डे था। लाहौर के सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था 1930 में, हमने 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज डे के नाम से इसको घोषित किया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट करते हैं एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर लिया? हमने इसको एनफोर्स कर दिया, लागू कर दिया। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली एनफोर्स हुआ था, ठीक है, राइट। एडॉप्शन एंड अडॉप्टेड एंड साइंड बाय 284 मेंबर्स। सिटीजनशिप, इलेक्शन आर्टिकल्स, ये सब इमीडिएटली एक्टिव हो गए थे और कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो बाद में एक्टिव हुए थे, ठीक है। कब से? 26 जनवरी 1950 से। सिटीजनशिप वाला 26 नवंबर से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है, राइट सर। चलिए, तो ये हमारा था उस टाइम पे इनैक्टमेंट और एनफोर्समेंट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के एनाटॉमी की बात करते हैं। प्रियम्बल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, आज भी है। आर्टिकल्स पहले 395 थे, आज 470 प्लस हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पार्ट्स पहले 22 थे, आज की डेट में 25 हैं। पहले शेड्यूल्स 8 थे, आज 12 हैं, ठीक है। अब पार्ट्स में हम क्या पढ़ते हैं? ये चैप्टर्स हैं बेसिकली, जैसे फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का एक चैप्टर हो गया, सिटीजनशिप का एक चैप्टर हो गया,
आर्टिकल्स क्या हैं? स्पेसिफिक रूल्स या क्लॉजेस, तो नंबर वाइज ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि 470 के आसपास हैं। शेड्यूल्स क्या है सर? ये लिस्ट या टेबल्स हैं, ठीक है, जैसे नेम ऑफ स्टेट की एक लिस्ट है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड लिस्ट है, ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेजेस से रिलेटेड लिस्ट है, तो ये सब शेड्यूल्स के अंदर आते हैं, ठीक, राइट। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज़ अमेंडेबल बट हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब अलग अलग शेड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1 to 6 हम लोग देखते हैं। शेड्यूल नंबर 1 में है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 2 में है सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस एक्सेट्रा, इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ये सब कहाँ पे? शेड्यूल 3 में। प्रेसिडेंट की ओथ जो है वो आर्टिकल 60 में है, यहाँ पे नहीं है, ये भी याद रखेंगे। राज्यसभा के बारे में एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो शेड्यूल 4 है। शेड्यूल 5 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब्स जो AMTM है वो शेड्यूल 6 में है। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स, ठीक है, राइट, क्लियर। असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम ट्राइबल एरियाज, ये शेड्यूल 6 के अंदर आते हैं। फिर शेड्यूल 7 है डिवीजन ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, पहले 14 हुआ करती थी, अब 22 है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली रिसेंटली एडेड है। लैंड रिफॉर्म की बात करें, शेड्यूल 9 में है, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी किया गया। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, ये शेड्यूल 10 के अंदर है, 52nd अमेंडमेंट 1985 में आया था, तो ये इसके लिए हमारे पास शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पंचायत के बारे में हमने शेड्यूल 11 में रखा है, ठीक है, जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट है, 29 मैटर्स हैं और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था बिश्नोई। देन 12th शेड्यूल में है जो कि 74th अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया, यहाँ पे ऐड किया गया था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर 18 मैटर्स हैं, तो ये आपका म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 12 तक। अब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करना इतना आसान काम नहीं था जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशंस थे वहाँ से लेकर के ब्लेंड किया है, राइट, क्लियर। चलिए, तो जैसे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 1950 में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और एक प्रियम्बल ऑब्वियसली हुआ करता था। आज की डेट में यही आर्टिकल बढ़ के 470, शेड्यूल बढ़ के 12 हो गए हैं, राइट। तो अब इतना बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि वी वांट टू इंश्योर इक्वालिटी अक्रॉस मैसिव डाइवर्सिटी, एवरी एस्पेक्ट हैड टू बी कोडिफाइड एंड टू प्रिवेंट एम्बिग्यूटी, ठीक, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसा सोशल क्लास ना हो जो कि छूट जाए या किसी के साथ अन्याय ना हो। ऑल्सो इट सर्व्स एज बोथ अ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल, इसलिए भी बड़ा है। तीसरा, टाइम भी लगा इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, ताकि सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को हम सेटिस्फाई कर पाएँ, राइट। सो इट इज़ बेसिकली द लेंथीएस्ट written constitution of any sovereign country in the world, the Indian Constitution। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहला पॉइंट। अक्सर ये सवाल आपसे पूछा जाता है, अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, ये पावर देता है टू डिक्लेयर लॉज नल एंड वॉइड इफ दे वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर। तो कोई भी अगर कोर्ट कोई एक फैसला दे देता है तो उसके अगेंस्ट आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो, ताकि कोई भी गलत फैसला कभी भी ना जाने पाए जनता तक। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये भी हमें अमेरिका से ही मिलती है, कोर्ट्स आर फ्री फ्रॉम एग्जीक्यूटिव प्रेशर, राइट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड जजेस, ये भी अमेरिका से मिला है। देन उसके बाद नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगेन अमेरिका से। प्रियम्बल कॉन्सेप्ट, अगेन अमेरिका से। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये भी अमेरिका से। एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, ये भी हमने अमेरिका से बोरो किया है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स विच हैव बीन सोर्स्ड फ्रॉम अमेरिका। उसके बाद ब्रिटिश फ्रेमवर्क की अगर हम बात करते हैं, ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो लॉ मेकिंग एंड सिटीजनशिप, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ब्रिटेन से। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, जबकि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। तो सबसे पहले हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, और रियल पावर, नॉमिनल पावर का जो कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, वो हमने यहाँ से लिया। सिंगल सिटीजनशिप होगी, यानी वन नेशन वन आइडेंटिटी, कोई सेपरेट सिटीजनशिप स्टेट्स के लिए नहीं होगी, ये भी हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से।
रूल ऑफ लॉ की अगर हम बात करते हैं कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा, बिल दोनों ही हाउसेस में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर एक्ट बनेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल टूल्स जैसे कैबिनेट सिस्टम होगा, प्रेरोगेटिव रिट्स होंगे, आर्टिकल 32 जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बाई कैमरलिज्म, 2 हाउसेस का होना यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। ऑफिस ऑफ द स्पीकर ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। ठीक है, अब सोर्सिंग मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं। ठीक है, कनाडा से हमने क्या चीज़ें ली हैं, सबसे पहले क्वासी फेडरलिज्म, यानी कि हमारा देश एक फेडरेशन होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगी, बहुत सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज आज की डेट में है, लेकिन साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। राइट, रेसिडुअरी पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो दीज पावर्स नॉट इन द 3 लिस्ट गो टू द सेंटर, यानी 3 लिस्ट हैं, कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि इन तीनों के अंदर नहीं आती वो ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाएगी, सेंटर के पास चली जाएगी। उसके बाद गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, सेंटर करता है। ठीक है, सेंटर अपॉइंट्स स्टेट गवर्नर्स, तो कंट्रोल एक तरीके से सेंटर के पास चला जाता है यहाँ पे। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज प्रेसिडेंट एज पर आर्टिकल 143। तो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शंस हैं, जिसमें एक है एपेलेट, एक है ओरिजिनल और एक है एडवाइजरी। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को किसी मामले में एडवाइज कर सकता है। अब वो एडवाइज मानना है कि नहीं मानना है ये प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है, चलिए, तो कनाडा से हमने क्या लिया, क्वासी फेडरलिज्म, रेसिडुअरी पावर्स, गवर्नर अपॉइंटमेंट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया, द कोऑपरेटिव लिंक जो हमें ऑस्ट्रेलिया से मिलती है। कॉन्करेंट लिस्ट जो है ऐसी चीज़ें जो कि दोनों जगह पे यूज़ होंगी या दोनों ही जो हमारी सरकारें हैं वो काम करेंगी। सब्जेक्ट्स वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक लॉज, वो है कॉन्करेंट लिस्ट। हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सिटिंग, ये भी मैकेनिज्म हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स वाली जो बात है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड विद इन अ कंट्री एंड बिटवीन स्टेट्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। ठीक है, चलिए, और भी कंट्रीज़ हैं, ये तो मेजर कंट्रीज़ थी, और कुछ कंट्रीज़ को हम देख लेते हैं, जैसे कि आयरलैंड है हमारा। यहाँ से हमने क्या लिया, DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। देन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये 3 चीज़ें हमने आयरलैंड से ली हैं। USSR यानी रशिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड देन प्लानिंग कमीशन, ये तीनों चीज़ें हमने USSR से ली है। देन फ्रांस से हमने क्या लिया सर, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, नॉमिनेटेड नहीं होगा। कोई राजा नहीं बनेगा कि एक राजा फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा या बेटी, इस तरीके से नहीं करना है। हर बार 5 साल में फ्रेश इलेक्शंस होंगे एंड द स्टेट का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। देन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी हमने फ्रांस से ही ली है सर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे ये सब आइडियल्स फ्लोट कर रहे थे। नेक्स्ट वी हैव जर्मनी, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यहाँ से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिया है ड्यूरिंग इमरजेंसी। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट आर्टिकल 368 एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये दोनों चीज़ें हमने साउथ अफ्रीका के अंदर से ली हैं। फाइनली जापान की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होगा, ये भी हमने जापान से लिया है। अच्छा, आयरलैंड जो था उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs को बोरो किया था स्पेन से। ठीक है, और राइट, जब स्पेन से आयरलैंड ने बोरो किया, फिर आयरलैंड से हमने लिया, तो एक तरीके से ये ओरिजिनली स्पेन में था, स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बेडरॉक है हमारी गवर्नेंस का वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गए, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया गवर्नमेंट का, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर हो गया, ये सब कुछ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एज इट इज़ ले लिया है विथ लिटिल और नो अमेंडमेंट्स। ठीक है, डिज़ाइन फीचर की बात करते हैं तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सर रिजिड कैसे है और फ्लेक्सिबल कैसे है और दोनों एक साथ में कैसे हो सकता है? तो देखिए, रिजिड ऐसे है कि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको कोई चेंज नहीं कर सकता है, और फ्लेक्सिबल ऐसे है कि आर्टिकल 368 के तहत हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्शियल अमेंडमेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है।
फ्लेक्सिबल, जैसे मैनी पार्ट्स कैन बी अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 368 टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, वो बाद में यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। ठीक है, राइट। अब रिजिड कैसे है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये सब जो हैं इनको आप अमेंड नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू है, फेडरलिज्म है, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये हमेशा इंटैक्ट रहेंगे। तो पार्शियली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है, पार्शियली फ्लेक्सिबल है। यू कैन चेंज द वॉल्स बट यू कैन नॉट रिमूव द फाउंडेशन पिलर्स। तो आप वॉल्स चेंज कर सकते हो, ईंटा इधर उधर कर सकते हो, लेकिन फाउंडेशन पिलर्स वही रहेंगे। ठीक है, डिज़ाइन फीचर की अगर हम बात करते हैं तो दोनों चीज़ों का मिक्स है, यानी कि जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है और पार्लियामेंट्री सवर्निटी भी है। तो पार्लियामेंट को सुप्रीम भी माना गया है, उनके पास अपने डिसीजन लेने के, लॉ बनाने के राइट्स भी हैं, पावर टू मेक लॉज, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंट्स विल ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, यानी कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसको चेक भी कर सकती है जुडिशरी। गार्जियन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कभी भी अगर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई इशू आता है या बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इशू आता है, सेक्युलरिज्म में कोई सवाल आता है, तो यहाँ पे जुडिशरी आगे आके उसको नलीफाई कर सकती है या उसमें जस्टिस कर सकती है। देन पावर टू डिक्लेयर एक्ट्स नल एंड वॉइड। अब मान लेते हैं कोई एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पास हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर लागू किया ही जाना चाहिए। अगर वो एक्ट अच्छा नहीं है और फिर भी मेजॉरिटी की वजह से पास हो जाता है तो जुडिशरी जो है अपनी जुडिशियल सुप्रीमेसी का इस्तेमाल करते हुए उसको नल एंड वॉइड करार दे सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी बिल आता है, बिल एक्ट तब बनता है जब राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पास होता है, फिर प्रेसिडेंट पास करते हैं, देन उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी होती है, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन के लिए चेक किया जाता है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो फाइनल उसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एक्ट में कन्वर्ट तो खैर पहले भी हो जाता है, मतलब उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ नीदर एब्सोल्यूट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो दोनों पार्ट हैं, जुडिशरी और पार्लियामेंट, दोनों में से कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है। दे चेक ईच अदर टू प्रिवेंट टायरनी। ठीक है, ताकि तानाशाही बचाई जा सके। अब अगर हम जुडिशरी की बात करें तो देश के अंदर इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। ठीक है, राइट। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, जो अपॉइंटमेंट है जुडिशियल पोस्ट का वो कोलेजियम सिस्टम से होता है। ठीक है, इंसुलेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर रिमूवल रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो स्पेशल मेजॉरिटी से आपको पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। देन सैलरीज चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी है, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बैन ऑन प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, तो पोस्ट रिटायरमेंट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो अगर सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बुलाती है तो। अब अगर हम कोर्ट का देखें सिस्टम इंडिया में, तो सबसे नीचे हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट्स जो स्टेट लेवल पे होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स लेवल पे है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है देश भर में। तो इसको हम सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है सर, चलिए अब डिज़ाइन फीचर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो एक तो लोकसभा है, पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब लोकसभा की अगर हम बात करते हैं जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक स्पीकर की चेयर होती है, राइट, और यहीं पे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर की सिटिंग होती है। अब देश में रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो तो है प्राइम मिनिस्टर जो सारा काम करता है, जो गवर्नमेंट को लीड करता है, लेकिन किसके नाम पे सारा काम होता है? वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, यानी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। मेजॉरिटी का रूल होगा, जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी वही पार्टी रूल करेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आंसरेबल टू लोकसभा। अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 272 सीटें अगर हमें चाहिए गवर्नमेंट को बनाए रखने के लिए और 272 से कम लोगों का सपोर्ट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट के पास, तो वो गवर्नमेंट अपने आप गिर जाएगी। डुअल मेंबरशिप, ठीक है, मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लेकिन डुअल मेंबरशिप आप नहीं रह सकते, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे एक साथ, 2 लोकसभा सीटों में एक साथ, 2 राज्यसभा सीटों में एक साथ, लोकसभा और विधानसभा में एक साथ, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लोअर हाउस यानी लोकसभा डिजॉल्व्स एवरी 5 ईयर्स इंश्योरिंग मैंडेट चेक्स, तो हर 5 साल में लोअर हाउस डिजॉल्व होती है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट डिज़ाइन फीचर की अगर हम बात करते हैं
तो हमारे देश कैसा है, फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी वायस है, यानी कि हमने फेडरेशन इस्टेब्लिश किया है जिसमें स्टेट्स और यूनियन दोनों के पास अपने अपने राइट्स हैं, पर ज़्यादा राइट्स यहाँ पे यूनियन के पास हैं, इसीलिए इसको हम क्वासी फेडरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है CDS में। अब फेडरल फीचर्स क्या हैं, नॉर्मल टाइम्स में हमारे देश के अंदर क्या फेडरल फीचर्स हैं। पहली चीज़ तो डुअल गवर्नमेंट होगी, दूसरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर होगा एज पर शेड्यूल 7, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। ठीक है, राइट। अब यूनिटरी फीचर्स क्या हैं, बायस, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे यूनिटरी फीचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी जितनी भी रेसिडुअल पावर्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जो मेंशन नहीं है कहीं पे, वो सब सेंटर के पास आ जाती हैं। सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हम बिहार के सिटीजन है, बंगाल के सिटीजन है, असम के सिटीजन है या फिर महाराष्ट्र के सिटीजन है, यू आर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, डोमिसाइल आप अलग अलग स्टेट्स के हो सकते हैं। गवर्नर का अपॉइंटमेंट, अब सेंटर के पास ये राइट है कि वो गवर्नर का अपॉइंटमेंट करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा पावर आपने यूनियन को दे दी। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो उस समय जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से उसके प्रति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बायस्ड है, विच इज़ पॉजिटिव एज वेल। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स हैं और एक यूनियन है, वो यूनियन जो है सारे स्टेट्स के को हेड करता है। तो कैसा हुआ हमारा सिस्टम, क्वासी फेडरल, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। अब डिज़ाइन फीचर की बात करें तो हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, मतलब क्या हुआ सर, हम चुने हुए अपने मुखिया को यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी वोटिंग एज हमारे पास 18+ है, पहले 21 साल हुआ करती थी, फिर 18 साल कर दी गई 1987 के आसपास। अब इसके तहत कोई भी व्यक्ति, अगर आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, अगर आप 18 साल से ऊपर की एज के हैं तो आप उस रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। तो ये राइट किसके पास है, आपके पास है। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन शैल बी मेड बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट और जेंडर, तो ये भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है। नेक्स्ट, कोई कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, जॉइंट इलेक्टोरेट्स रिप्लेस कॉलोनियल सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स होते थे, मुस्लिम्स मुस्लिम को चुनेंगे, सिख को चुनेंगे या हिंदू हिंदू को चुनेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जॉइंट इलेक्टोरेट है। रिजर्व सीट्स एग्जिस्ट ओनली फॉर इक्विटी। ठीक है, अब कुछ जगह पे रिजर्व सीट्स हैं लेकिन वो कम्युनल बेसिस पे रिजर्व नहीं है, वो किस बेसिस पे है, कास्ट बेसिस पे है। ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस के बेसिस पे है। तो यानी SCs और STs के लिए जहाँ पे मेजॉरिटी है वहाँ पे हमने सीट रिजर्व कर रखी है। ठीक है, तो रिलीजन बेसिस पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। फिर रिपब्लिक का स्टेटस इंडिया को मिला हुआ है, यानी हेड ऑफ द स्टेट जो है प्रेसिडेंट होता है और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, किससे, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव से। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, बट कौन करता है, आपके द्वारा चुने गए विधायक, सांसद या इस तरीके के लोग। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, तो राजा या रानी का बेटा या बेटी राजा या रानी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस बार जो हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है, राइट, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, अगली बार ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से आए या उनके किसी खानदान का कोई व्यक्ति आए, एक फ्रेश चेहरा आएगा, ठीक है, जो कि इलेक्टेड होगा। ठीक है, और कोई भी जाकर के वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ठीक, प्रीएम्बल का मीनिंग क्या है, प्रीएम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस या एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राइट, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या। ठीक है, इसी को हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में हमने अपने इतने लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें इनैक्ट की हैं, क्या चीज़ें लिखी हैं, वो सब कुछ उसका जो एक बेस है वो हमें प्रीएम्बल से देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ दिस इज अ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक फिलॉसफी, आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It sets out the source of authority, the nature of the state and the specific objectives the constitution seeks to achieve. ठीक है, जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू बिगिन विद द प्रीएम्बल. ठीक है, फर्स्ट टू बिगिन विथ अ प्रीएम्बल. इंडिया अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन टू सेट द टोन फॉर इट्स न्यू डेमोक्रेसी. तो सबसे पहली बार ये इंट्रोड्यूस होता है अमेरिका में एंड देन इन इंडिया. ठीक है, अब अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखें कि हमारा जो रिजोल्यूशन है उससे प्रीएम्बल तक हम कैसे आए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 13 दिसंबर 1946 इस दिन ड्राफ्टिंग हुई, मूव हुआ, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ठीक है,
कौन मूव करता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट आ जाते हैं, और 13 को फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है। 22 जनवरी 1947 को हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट कर दिया, ठीक है, राइट। So the preamble is direct modification of the objectives resolution, ensuring Nehru's original ideals were incorporated into the final text, right? अब टेक्स्ट की अगर हम एनाटॉमी को देखें तो क्या क्या चीज़ें हैं इस प्रियम्बल के टेक्स्ट में। सबसे पहले तो प्रियम्बल में क्या क्या मेंशन्ड है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा, नेचर ऑफ द स्टेट क्या है, हम इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं। तीसरा, व्हाट डज द स्टेट प्रोमिसेस इट्स सिटीजन, क्या प्रॉमिस करता है। चौथा, डेट ऑफ एडॉप्शन, हमने कब इनैक्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी की अगर हम बात करते हैं, राइट, क्लियर। तो कौन है सोर्स? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। The Constitution derives its authority directly from the people. It signifies that sovereignty lies within the citizenry, not with the parliament, the government, or any external dominion. तो ये जो सवर्न है ना इंडिया, राइट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक सवर्न रिपब्लिक है, ये ड्यू टू इट्स सिटीजन है, ना कि किसी ने इसको दे रखा है। हमें जो हमारा देश है या हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वैल्यूज़ हैं, वो किसने दिया है? वो किसी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ने नहीं दिया है, वो हमें हमारे देश के सिटीजन ने दिया है, हमने दिया है। इट इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक विल, राइट। अब दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसा होगा, यानी कि हम जो चीज़ें उस इंडियन स्टेट के लिए ड्रीम कर रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला, हमारा देश कैसा होगा? सवर्ण होगा। सवर्ण का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, इंटरनली सुप्रीम, यानी कि हमें कोई भी बाहर से कोई भी ताकत कंट्रोल नहीं करेगी और हम इंटरनली अपने फैसले खुद से लेंगे, वो भी डेमोक्रेटिकली। सेकेंड, सोशलिस्ट होगा। सोशलिस्ट का मतलब इट एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विद अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। तो सोशलिस्ट कंट्री होगी। तीसरा, डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, विथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड रेगुलर इलेक्शंस। देन सेकुलर कंट्री होगी, नो स्टेट रिलीजन, रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, एंड रिपब्लिक होगी, यानी कि स्टेट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। तो ये जो 5 टर्म्स है, दे कलेक्टिवली डिस्क्राइब द कैरेक्टर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। चलिए, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? ये तो नेचर हो गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? पहली चीज तो सारे लोगों को जस्टिस मिले। कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दूसरा क्या है सर? लिबर्टी हो, आज़ादी हो। किस चीज़ की? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। तीसरी क्या है सर? इक्वालिटी मिले। किस चीज़ की बराबरी चाहिए सर? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की। और चौथा यहाँ पे है सर, फ्रेटर्निटी बिल्ड हो, एक भाईचारा हो, ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल की भी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाए और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी एश्योर किया जाए, ठीक है। सो दीज आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बट स्पेसिफिक गोल्स द स्टेट इज मैंडेटेड टू सिक्योर। अब लीगल पैराडॉक्स की बात करते हैं। जो हमारा प्रियम्बल है, क्या वो लीगली इन्फोर्सिएबल है? तो इट इज नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। द प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते हो कि भैया हमें ये राइट दो क्योंकि ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इट इज़ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जब कोर्ट में मामला चला जाता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टॉर्च मारने की बात आती है, तब हम प्रियम्बल में ही वापस से जाते हैं और प्रियम्बल के हिसाब से ही हम उसको क्या करते हैं? डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। डिस्पाइट लिमिटेशंस, इट सर्व्स एज द की टू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड इज वाइटल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जब भी हमें संविधान को इंटरप्रेट करने की बारी आएगी तो प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर कोई ऐसा दांव पेंच वाला मामला फंस जाता है तो। देन जुडिशियल इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले प्रियम्बल को, अगर हम बेरूवेरी यूनियन केस की बात करें 1960 में, तो इसको डिनाई कर दिया गया था
इज द प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डिनाई कर दिया गया। इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड ओनली एज अ की टू अंडरस्टैंडिंग द माइंड्स ऑफ द मेकर्स बट लैक्ड सब्सटैंटिव स्टेटस। इसको अपना खुद का कोई स्टेटस नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में क्या बोला जाता है कि भैया द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द बेरुबरी ओपिनियन। इनका कहना यह था कि द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैनॉट अमेंड द बेसिक फीचर्स रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और हम उसके बेसिक फीचर्स को नहीं अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एक और, ये कब आया था केशवानंद भारती केस? 1973। देन केम द LIC ऑफ इंडिया केस इन 1995। ठीक है, जिसमें रीअफर्म किया गया कि भैया ये जो बोला जा रहा है केशवानंद भारती केस में, ये बिल्कुल 100% सच बोला जा रहा है। ठीक है, राइट। तो इसमें क्या बोला गया कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी यूज्ड टू इंटरप्रेट फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, राइट। तो केशवानंद भारती केस और LIC ऑफ इंडिया केस, इन दोनों के थ्रू ही प्रियम्बल को ये स्टेटस दिया गया कि भैया इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये केस आया था 1995 में। तो 1960, 73 और फिर 1995। देन विल टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि प्रियम्बल में डायरेक्ट इंपैक्ट करता है 1976 में आफ्टर द इमरजेंसी। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस इन हिस्ट्री एडिंग 3 न्यू वर्ड्स। तो पहला जो प्रियम्बल हमारा था 1950 में एडॉप्शन के टाइम पे, उसके बाद 1976 में 3 वर्ड्स ऐड किए गए। पहला तो था सोशलिस्ट, दूसरा सेक्युलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। 3 वर्ड्स को ऐड किया गया, राइट। अब ये जो एडिशंस थे, दे वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, कि हम अपने देश को एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वाला नेशन बनाएंगे। अब सवर्ण का मतलब क्या होता है सर? थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट पॉजेसिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सुप्रीमेसी। एक्सटर्नल सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट इंडियाज डिसीजन। हम अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। इंटरनल सुप्रीमेसी का मतलब क्या हुआ? अपने लॉज बनाने के लिए भी हम इंटरनली फ्री हैं। अब सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के बाद। इसका मतलब क्या हुआ सर? इंडिया एडहर्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नॉट रिजिड स्टेट सोशलिज्म। मतलब क्या हुआ सर? कमिटमेंट टू इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड द रिडक्शन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन। तो अमीर और अमीर बने, गरीब और गरीब बने, हमें अपना देश ऐसा नहीं बनाना था। इसलिए हमने सोशलिस्ट वर्ड को इंक्लूड किया, और सिर्फ वर्ड को इंक्लूड नहीं किया, उसके बेसिस में बहुत सारी चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली, जैसे कि DPSPs हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये फिलॉसफी डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है, ऑपरेशनली रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, देन देर इज अनदर वर्ड सेक्युलरिज्म। ठीक है, यानी कि स्टेट के पास कोई भी रिलीजन नहीं है। अब स्टेट के रिलीजन ना होने का मतलब क्या हुआ? कि हमारे देश के अंदर किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं किया जाता है, यानी कि देर इज नो स्टेट रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट इज देयर फॉर ऑल द रिलीजन्स। कब ऐड किया गया सर? एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब इसकी 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी स्पेसिफिक रिलीजन। दूसरा, स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। तो हम ना तो प्रमोट करते हैं किसी रिलीजन को, ना ही रिलीजियस ग्राउंड में किसी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, राइट। चलिए, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, द अथॉरिटी ऑफ द पीपल। अब हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, फाउंडेड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जिसको हम बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल बोलते हैं। तो इस तरीके की गवर्नेंस या इस तरीके की सरकार हमारे देश में होगी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। अब कैसी डेमोक्रेसी हमारे देश में? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम अपने देश के रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद से चुनते हैं, मतलब देश का एक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू चुनते हैं, यानी हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज का है, सबको वोटिंग का राइट है। आउटकम क्या हुआ इसका? इट इंश्योर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड गारंटीज पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। ठीक है, राइट। फिर रिपब्लिक है, यानी कि कोई भी हेरिडेटरी रूल नहीं रहेगा।
पॉलिटिकल ऑर्डर वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हम लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, स्टेट के एमएलएज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के एमएलएज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सबका पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। एंड ही और शी होल्ड्स ऑफिस फॉर अ फिक्स टर्म। तो कोई भी हेड ऑफ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा तो वो फिक्स टर्म के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा। फिक्स टर्म क्या है सर? 5 साल। सिग्निफिकेंस क्या हुआ सर इसका? सिग्निफिकेंस ये हुआ कि इट मार्क्स द एंड ऑफ मोनार्की एंड इंश्योर्स दैट नो इंडिविजुअल हैज़ अ परमानेंट क्लेम टू पावर, अनलाइक कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे जहाँ पे 30-30 साल, 35-35 साल एक ही व्यक्ति पावर में रहता है। देन जस्टिस की हम बात करते हैं। अब देश के अंदर नागरिकों को 3 टाइप का जस्टिस मिलता है। सोशल जस्टिस, ठीक है, कोई भी सोशल इनक्वालिटी नहीं रहेगी। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा, यानी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको कम करना है। एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या हुआ सर? गारंटी ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं? वी क्रिएट अ फेयर एंड ह्यूमेन सोसाइटी। फिर लिबर्टी वर्ड को अगर हम एक्सप्लेन करें, फ्रीडम है हर तरीके की, किस किस चीज़ों की? थॉट की फ्रीडम, एक्सप्रेशन की फ्रीडम, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब कुछ हमारे आर्टिकल नंबर्स 19 से लेकर के 22 तक फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड सिक्योरिटी। तो आपको हर तरीके की लिबर्टी है, लेकिन वहीं पे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर 19 पार्ट 1 पार्ट सी क्या बोलता है सर? कि आप एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 19 पार्ट 1 पार्ट ए क्या बोलता है सर? कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फ्रीडम्स हैं हमारे पास, लेकिन साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड रेल के अंदर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर इक्वालिटी, ठीक है, कि प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रिविलेज कल्चर को हम बढ़ावा नहीं देंगे, राइट। इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सारे सिटीजन्स को मिलेगी, ठीक। चाहे वो कोई वकील हो, चाहे वो कोई ऑफिस जाने वाला कोई इंसान हो, कोई आर्म्ड फोर्सेस का इंसान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, कोई इंजीनियर हो, सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली अपोजेस डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक। आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में ये सारे के सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। देन फ्रेटर्निटी हम बनाएंगे, द बॉन्ड ऑफ यूनियन, यानी कि एकता को हम एकता का परिचय देंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी वॉज ऑल्सो एडेड इन 1976, ठीक है। तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे और साथ में इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी मेंटेन रखेंगे। तो इस तरीके की फ्रेटर्निटी, भाईचारा हमें बनाना है, ठीक है। द सेंस ऑफ ब्रदरहुड दैट कन्वर्ट्स अ पॉपुलेशन इनटू ए नेशन, ठीक है। नेशनल यूनिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिग्निटी, राइट। चलिए, देन उसके बाद अब हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट रिफ्लेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी, डिफाइंस नेशनल गोल्स, गाइड्स लीगल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जब हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। नॉन जस्टिसिएबल है, यानी प्रियम्बल को आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड डायरेक्टली इन कोर्ट, येट अफर्म्ड बाय द जुडिशरी एज द की टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस माइंड। तो जब भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात आएगी कॉन्स्टिट्यूशन की तो हम प्रियम्बल का इस्तेमाल करते हैं, बट प्रियम्बल अलोन इज नॉट जस्टिसिएबल, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक था हमारा प्रियम्बल। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, राइट। चलिए, शुरुआत कहाँ से होती है? इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया जिसका कि नाम भारत भी है, इंडिया दैट इज भारत शाल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि हमारे देश का नाम क्या होगा, ठीक है। द डुअल आइडेंटिटी एंड द फाउंडेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द कंट्री विथ अ डुअल नेम, इंडिया एंड भारत, एक्नॉलेजिंग बोथ हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न आइडेंटिटीज, ठीक है, राइट। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन का मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसा फेडरेशन है जहाँ पे सारे लोग एकजुट होकर के रह रहे हैं, मतलब सारी स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज सब मिलकर के एक यूनियन का फॉर्मेशन करते हैं।
और कुछ यहाँ पे नियम कानून भी है। देयर इज नो राइट टू सिसीड, मतलब स्टेट्स हैव नो पावर टू एग्जिट द यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, हमारे देश का जो यूनियन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। आप एमपी के 2 टुकड़े कर सकते हो, आप एमपी यूपी को एक साथ मिला के एक स्टेट बना सकते हो, बट ना तो एमपी देश से बाहर जा सकता, ना यूपी देश से बाहर जा सकता है इंडिपेंडेंटली। इट हैज़ गॉट नो राइट। देन नो एग्रीमेंट, मतलब द यूनियन वॉज नॉट फॉर्म्ड बाई एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स वर क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि स्टेट्स के अंदर, सॉरी यूनियन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वो जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं वो किसी एग्रीमेंट के तहत हमारे देश का पार्ट नहीं है, बल्कि हमने, हमारे देश ने, वी एज अ यूनियन ऑफ इंडिया, हमने उनको क्रिएट किया है। ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास रेसिडुअल पावर्स हमेशा किसके पास है, यूनियन के पास, राइट। तो यूनियन वॉज नॉट फॉर्म्ड बाई एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स रादर देन द स्टेट्स वर क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनियन का मतलब क्या है। नेक्स्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ टेरिटरी, राइट। अब आर्टिकल नंबर 1 पार्ट 3 क्या डिफाइन करता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, द प्राइमरी फेडरल यूनिट्स, एमपी यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़। देन यूनियन टेरिटरीज का मतलब ये हुआ कि ऐसी टेरिटरीज जो कि डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंटर हैं, जैसे कि चंडीगढ़ है, जैसे कि लद्दाख है, ठीक है, या फिर अंडमान है। देन एक्वायर्ड टेरिटरीज में क्या है, वो टेरिटरीज जो कि हमारे देश में बाहर से आई हैं, जैसे कि फॉरेन टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में जो एक्वायर हो सकती हैं। ठीक, स्पेसिफिक नेम्स एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस आर डिटेल्ड इन शेड्यूल 1, ये सब शेड्यूल 1 में है। फिर आर्टिकल नंबर 2, अब हमारे देश में अगर किसी बाहर की टेरिटरी को आना है, एडमिट होना है, तो कैसे हो सकता है, आर्टिकल नंबर 2 डिफाइन करता है। अप्लाइज स्ट्रिक्टली टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स विच आर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि सिक्किम आया था। ठीक है, सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, राइट, एज द 22nd स्टेट इन 1975। ठीक है, तो पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस इट डीम्स फिट। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने हिसाब से नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपने हिसाब से लगा सकता है। ठीक है, कैसे होता है ये, इट हैपन्स वाया अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, राइट। चलिए, तो ये हालांकि जम्मू एंड कश्मीर है विच इज़ ऑलरेडी अ टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन इसके अलावा और भी कोई, जैसे सिक्किम आया या और भी कोई ऐसा स्टेट या कोई भी टेरिटरी बाहर से आती है तो हम उसको एडमिट कर सकते हैं। अब सिक्किम का इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, राइट। तो 1974 से पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था, राजा महाराजा यहाँ होते थे। फिर 1974 में इंडिया का एसोसिएट स्टेट बनता है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में, यानी 1 साल बाद, फुल स्टेट ऑफ इंडिया बनता है। कौन सा, 22nd स्टेट। ठीक है, राइट। तो दिस इज द डेफिनेटिव एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल 2 बीइंग यूज्ड टू एक्वायर फॉरेन लैंड एंड इंटीग्रेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 है रीऑर्गेनाइजेशन। हम अपने देश के अंदर ही अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, जैसे तेलंगाना का हुआ, एमपी का हुआ, यूपी का हुआ, बिहार का हुआ, इससे पहले बॉम्बे। तो टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन और यूनियन, तो 2 तरीके से नया स्टेट बन सकता है, या तो किसी पुराने स्टेट से काट दो या 2 स्टेट्स को मिला दो। ठीक है, 2 स्टेट के पार्ट्स को मिला दो या किन्हीं 2 पुराने स्टेट्स के पार्ट्स को काट दो, मतलब हटा दो। ठीक है, हटा के नया स्टेट बना दो। तो इस तरीके से हम नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे कि डिमिनिश द एरिया, यानी पुराने स्टेट को हमने एरिया कम कर दिया और उसकी एरिया दूसरे स्टेट में दे दी या एक नया स्टेट बना दिया। ओल्ड नेम को न्यू नेम में चेंज कर दिया, ये भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। बाउंड्रीज को अल्टर कर दिया, ये भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। एंड एरिया को इंक्रीज कर दिया, ये भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली हमने क्या किया है, केरला का नाम केरलम कर दिया है। ठीक है, राइट, तो ये हमने केरलम कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द यूज ऑफ आर्टिकल नंबर 3, द टूल फॉर रीऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे कैसे, ये रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। पहला प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन होगा, बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली विथ प्रायर रिकमेंडेशन, बिना उनके रिकमेंडेशन के आप नहीं कर सकते हो। फिर स्टेट का रेफरल होगा, प्रेसिडेंट रेफर्स बिल टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि आप किसी न किसी स्टेट को ही जोड़ोगे या घटाओगे तो वहाँ पे जाएगा। स्टेट का व्यू लिया जाएगा, स्टेट एक्सप्रेसेस व्यू विद इन टाइम लिमिट, ठीक है। और ये व्यू बाइंडिंग नहीं है, यानी अगर सेंटर ने डिसाइड कर लिया कि एक स्टेट बनाना है तो जिस स्टेट को बनाना है या जिस स्टेट से निकाल के बनाना है उस स्टेट के व्यू का कोई मायने नहीं है। अगर आपने बोला यस तो भी बनेगा, नहीं बोला तब भी सेंटर बना सकती है। पार्लियामेंट्री वोट, पार्लियामेंट एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट्स स्टेट व्यू, पासेस बिल बाय सिंपल मेजॉरिटी। एक्सेप्ट करेगी तब भी पार्लियामेंट पास कर सकती है, रिजेक्ट करेगी तब भी पास कर सकती है। तो इस तरीके से एक नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देन आर्टिकल नंबर 4, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा मामला है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जम्पशन, राइट। देखो आर्टिकल 368 को आपको अमेंड करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी लगती है, राइट, 2/3, और रैटिफिकेशन बाय द स्टेट्स भी चाहिए होता है। अगर आर्टिकल 368 के तहत कोई भी अमेंडमेंट करना है हमारे देश के संविधान में, लेकिन आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के लॉज को अगर हमें क्या करना है, अमेंड करना है, तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेट रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ही हमारा काम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से हमारा काम यहाँ पे हो जाता है, कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्टेट रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट रैटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे आती थी सर, जब हम स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो हमें लोकसभा से भी पारित कराना पड़ेगा, राज्यसभा से भी पारित कराना पड़ेगा, और कम से कम 50% स्टेट्स वहाँ से रैटिफाई करें, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव फ्लेक्सिबिलिटी टू रीड्रॉ द मैप विदाउट ग्रिड लॉक, तो अगर सेंटर गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहाँ पे क्या कर लें, मैप को रीड्रॉ कर दें, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास यहाँ पे कोई भी रोक टोक करने का प्रावधान नहीं है। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स की बात करते हैं। अब जब हमारे देश की आज़ादी हुई थी तो उस टाइम पे देश में बहुत सारे स्टेट्स, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोविंसेस थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी टाइप स्टेट्स थे। फिर पहली बार जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो 14 स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज किया गया, ठीक है। तो लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी पॉपुलेशन के हिसाब से हमने किया। तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1953 में, तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। इसी के तहत स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी आती है, SRC, 1953 में इस्टेब्लिश किया जाता है। चेयरमैन वॉज फजल अली, इसको फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। ही एग्जामिन्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, और द कमेटी एग्जामिन्ड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस, ठीक है। फिर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 56 में, इस कमेटी के बाद, कमीशन के बाद। तो जब एक्ट बन जाता है तो 1 नवंबर 1956 को बहुत सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है 1956 में, ठीक है। मल्टीपल स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड मेनली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज वर रीस्ट्रक्चर्ड, राइट। तो ये कब होता है, 1956 में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिया के, तो ये तो हमारा किसका, पार्ट 1 की हमने बात की, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की, कौन व्यक्ति इंडिया का सिटीजन कहलाएगा और क्या क्या कंडीशंस हैं। तो इंडियन सिटीजनशिप के लिए बहुत सारी तरीके हैं जिससे कि इंडिया का सिटीजन कोई भी बन सकता है, ठीक है। क्या क्या उसके लीगल आर्किटेक्चर, राइट्स एंड इवोल्यूशन है एक्विजिशन के, कब मतलब 1947 से लेकर आज तक, उसको सबको हम लोग देखते हैं। अब मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है सर, ठीक है। सबसे पहले बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है, एंड बाय इनकॉर्पोरेशन। सिटीजनशिप लॉ कब कब इवॉल्व हुआ, सबसे पहले 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन सिटीजनशिप एक्ट आता है 1950 में, देन इसका अमेंडमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, सिटीजन को क्या क्या राइट्स मिलते हैं देश के अंदर, वोटिंग राइट्स मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और एक इलेक्टोरल कैंडिडेसी मिलती है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कई बार यहाँ पे क्या किया गया, आपका इसको अमेंड किया गया मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर अगर किसी को नागरिकता चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, तो क्या क्या तरीके हैं। हमें तो बाय बर्थ मिल जाती है, लेकिन हमें भी एक तरीका है तभी मिलती है, ऐसा नहीं कि हम
मतलब उससे एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, हम भी उस तरीके में फॉल करते हैं, तभी हमें सिटीजनशिप मिलती है। तो पहला है बाई बर्थ, जिसको बोलते हैं जस्ट सोली, बाय द राइट ऑफ सॉइल। दूसरा है बाई डिसेंट, जस्ट सैंग्विनिस। तीसरा है बाई रजिस्ट्रेशन। चौथा बाई नेचुरलाइजेशन। पांचवा बाई इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एज पर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप से रिलेटेड कुल मिला के 7 आर्टिकल्स हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय पे हम किसको किसको सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली दे रहे थे। दूसरा है राइट्स ऑफ माइग्रेंट टू पाकिस्तान, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, जो वहाँ से आए और जो वहाँ को गए, दोनों के राइट्स। देन सिटीजनशिप ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रोड, वॉलेंट्री एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिटीजनशिप, देन कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। तो ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि हमारे सिटीजनशिप के अंदर पार्ट 2 में आते हैं, आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल, यानी कि भारत देश में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको सिटीजनशिप कैसे मिलती है आर्टिकल नंबर 5 के तहत। अब कई सारी कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन, मस्ट हैव डोमिसाइल इन इंडिया, ठीक है, पहला है इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए, रह रहा होना चाहिए। दूसरा, 3 ऑप्शंस हैं, इंडिया में बॉर्न हो। दूसरा, दोनों में से कोई भी पेरेंट इंडिया में बॉर्न हो। तीसरा, ऑर्डिनरली रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग कमेंसमेंट। ये कब की बात हो रही है सर? ये बात हो रही है, हम कब की बात कर रहे हैं? ये उस टाइम की बात हो रही है, 1950 की बात हो रही है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ आज़ादी, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे बात हो रही है। उस टाइम पे अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता चाहिए थी तो ये कंडीशंस थी, इंडिया में रह रहा हो, इंडिया में बॉर्न हो, अगर इंडिया में बॉर्न नहीं है तो दोनों में से कोई एक पेरेंट इंडिया में बॉर्न हो, या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट भी इंडिया में बॉर्न नहीं है तो कम से कम 5 साल से इंडिया में रह रहा हो, ठीक है। अब दूसरा, माइग्रेशन जब हुआ पार्टीशन के बाद, उसके बाद जो उन लोगों के जो राइट्स थे वो क्या थे, आर्टिकल 6, इनबाउंड फ्रॉम पाकिस्तान। अब उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। इट अप्लाइज टू माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। स्टेटस डिपेंड्स ऑन डेट ऑफ माइग्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन, रिफ्लेक्ट्स अ ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू डिस्प्लेसमेंट। फिर आर्टिकल नंबर 7 क्या बोलता है सर? अप्लाइज टू माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। 1 मार्च 1947 के बाद से जो लोग पाकिस्तान गए, दीज इंडिविजुअल्स वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स, ठीक है। दोज हु रिटर्न्ड अंडर ए स्पेसिफिक परमिट फॉर रीसेटलमेंट, उनको एग्जेम्प्ट किया गया, अदरवाइज बाकियों को सिटीजनशिप नहीं मिली, ठीक है। अब उसके बाद ग्लोबल इंडियन सिटीजनशिप की हम बात करते हैं बाय डिसेंट, ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 के तहत। जैसे कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, PIO जिनको बोलते हैं, जो कि लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, राइट। द पर्सन और ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हु वॉज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है, राइट। ऐसा व्यक्ति जिसके या तो पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे बट वो खुद बाहर रह रहा है, ठीक है। तो अनलाइक आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप हियर इज नॉट ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे इस व्यक्ति को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इट रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन विद द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन द कंट्री ऑफ रेसिडेंस। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप अगर लेट्स से कुवैत में रह रहे हो, आप अमेरिका में रह रहे हो, आप UK में रह रहे हो, या फिर आप जर्मनी में रह रहे हो, तो वहाँ पे डिप्लोमेटिक जो भी चैनल होगा वहाँ से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टर्मिनेशन एंड कंटिन्यूएंस। किस केस में आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी? पहला आर्टिकल नंबर 9, आपने वॉलेंटरली अपना टर्मिनेशन करवा लिया। वॉलेंटरी मतलब कैसे करवाओगे? आप खुद से तो नहीं करवाओगे। एनी पर्सन हु वॉलेंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट। अब आपने अगर इंडिया का सिटीजन रहते हुए किसी दूसरे स्टेट की, दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। दिस रीइंफोर्सेस द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, नो डुअल लॉयल्टी। दूसरा, कंटिन्यूएंस। एवरी पर्सन हु इज सिटीजन अंडर पार्ट 2 गारंटीज देयर स्टेटस कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट। तो अगर आप सिटीजन हो तो आप सिटीजन बने रहोगे, अपनी मर्जी से आप नहीं हटोगे। पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता है तो उस केस में ऐसा हो सकता है। देन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 11। ये क्या कहता है सर? आर्टिकल 11 ग्रांट्स पार्लियामेंट ओवरराइडिंग पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो राइट ऑफ सिटीजनशिप को पार्लियामेंट चेंज कभी भी कर सकता है, ठीक है। इट कैन मेक लॉस रिगार्डिंग द एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पास हमेशा राइट है। एंड द पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई और ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।
इट वॉज अंडर दिस अथॉरिटी दैट द सिटीजनशिप एक्ट 1955 वॉज इनैक्टेड। इस तरीके से इसको इनैक्ट किया गया था। ठीक है, अब जो बाई बर्थ है, सिटीजनशिप बाई बर्थ, ठीक है, जस सोली जो है, उसको हमने कैसे टाइमलाइन के साथ हमने चेंज किया है। तो जब हम 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी व्यक्ति था उसके लिए तो हमने सबसे शुरुआत में देखा, ठीक है, कि या तो खुद इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता पैदा हुए हों या 5 साल से ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। अब 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हो रहा है तो उसको किस कंडीशन में सिटीजनशिप मिलेगी, प्योर जस्ट सोली जिसको बोलते हैं। तो पहली चीज़ तो बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए एंड पेरेंट्स की नेशनैलिटी इरेलेवेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में रिस्ट्रिक्टेड हुआ। बॉर्न इन इंडिया होना चाहिए आपको और कम से कम एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तीसरा केस क्या है, पोस्ट 3 दिसंबर 2004 अब स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगा दिया गया कि आपको अगर बाई बर्थ इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए यानी जस्ट सोली के हिसाब से, तो यू शुड बी बॉर्न इन इंडिया प्लस बोथ द पेरेंट्स मस्ट बी सिटीजन, या फिर कम से कम एक तो सिटीजन हो ही हो और एक जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो, बांग्लादेशी या रोहिंग्या ना हो। ठीक है, 2004 के बाद चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस आर एक्सक्लूडेड। अब इस केस में बाई बर्थ जो आपको मिल रहा है इसमें फॉरेन डिप्लोमेट्स या एनिमी एलियंस जो हैं उनका कवर्ड नहीं है, उनके लिए अलग से रूल्स हैं। फिर बाई डिसेंट यानी ब्लड, बॉर्डर्स एंड ब्यूरोक्रेसी। अगर मान लो आप इंडिया से बाहर पैदा हो रहे हो तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में आप बाहर पैदा हुए हो, उस केस में क्या है, पैटर्नल लीनिएज ही देखा जाता था, यानी कि फादर मस्ट बी ए सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ। अगर आप 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुए हो तो जेंडर न्यूट्रलिटी थी, यानी कि दोनों में से कोई भी पेरेंट अगर आपके सिटीजन ऑफ इंडिया है एट द टाइम ऑफ बर्थ तो आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया काउंट होगे। और तीसरा हमारे पास कंडीशन क्या है सर, पोस्ट 3 दिसंबर 2004, यानी यहाँ पे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कंसुलेट विद इन 1 ईयर और विद सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन। यानी कि आप अगर पाकिस्तान लेट्स से हम बात करते हैं सऊदी अरब में जा करके और किसी व्यक्ति का बर्थ होता है तो उस केस में वहाँ के इंडियन कंसुलेट में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर बाई रजिस्ट्रेशन आप कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है, पेपर के थ्रू फॉर पर्सन्स विथ अ स्पेसिफिक लिंक टू इंडिया। तो इस केस में पहला केस है कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो, PIO, देन पर्सन्स मैरिड टू इंडियन सिटीजन हो, देन माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन हो, मस्ट फुलफिल प्रिस्क्राइब्ड रेसिडेंसी कंडीशंस एंड मैंडेटरी क्या है, ओथ ऑफ एलिजेंस, कि भैया हम देश के प्रति जो है सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, लॉयल रहेंगे। फिर नेचुरलाइजेशन के थ्रू हम इंडिया की सिटीजनशिप कैसे हमें मिल सकती है, ठीक है, कोई फॉरेनर अगर है तो फॉर फॉरेनर्स विथ नो लीनिएज या मैरिज लिंक, अगर वो चाहता है इंडिया का सिटीजनशिप लेना तो पहली चीज़ गुड कैरेक्टर होना चाहिए, दूसरा नॉलेज ऑफ एन इंडियन लैंग्वेज होना चाहिए जो कि 8th शेड्यूल में है, कंटिन्यूस रेजिडेंस इन इंडिया होना चाहिए और उस केस में उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मिल जाए, हो सकता है कि ऐसे केस में मिल जाए। ठीक है, बाई नेचुरलाइजेशन। एक और तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर सिक्किम जैसे किसी और टेरिटरी को इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है, कल को अगर बांग्लादेश इंडिया का पार्ट बन जाता है, जो कि हो भी सकता है, तो क्या होगा, या फिर POK जो कि इंडिया का पार्ट ऑलरेडी है बट पूरी तरीके से वो इंडिया में आ जाता है, तो उस केस में व्हेन अ न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट स्पेसिफाइज हु शैल बी सिटीजन्स एंड फ्रॉम विच डेट। उस केस में उस राज्य या उस टेरिटरी के सारे लोग, जैसा कि सिक्किम का एग्जाम्पल है 1975 में जब इंटीग्रेशन हुआ था, उस टेरिटरी या उस राज्य या उस देश के सारे लोग इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। हाँ, उसके रूल्स, रेगुलेशन, डेट्स और कंडीशंस ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, हमारी भारत सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। लॉस ऑफ बिलोंगिंग कब होगा, किस केस में सिटीजनशिप लूज होगी, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट कैन बी लॉस्ट बाय 3 मोड्स, रिनंसिएशन यानी खुद से दे दो, सरेंडर कर दो, दूसरा टर्मिनेशन, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, या आप देश के लिए फेथफुल नहीं हो या देश द्रोह कर रहे हो, उस केस में आपकी टर्मिनेशन हो सकती है सिटीजनशिप की, एंड डिप्राइवेशन यानी रिवोकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है जहां से आपकी सिटीजनशिप छिन सकती है। पहला, खुद से वापस दे दो, दूसरा, टर्मिनेट हो जाओ क्योंकि आपने दूसरी जगह की सिटीजनशिप ले ली है तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, और तीसरी, आपको डिप्राइव किया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू टू सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और
अदरवाइज। ठीक है, तो ये वो तरीके हैं जिससे कि आपकी सिटीजनशिप छिन जाएगी या छिन सकती है। ठीक है, सो दिस इज इट एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न। इसके अंदर हमने बैकड्रॉप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विच इज सिटीजनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सीडीएस विद सौरभ में मिल जाएंगे, जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पॉलिटी का है, इट विल बी ब्रॉट इन अ कपल ऑफ डेज फॉर यू ऑल, जिसमें हम फंडामेंटल राइट से शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।